अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में हम लोग आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे नॉवेल्स आप लोगों को कहीं पे भी और नज़र आएँ तो आपने बराए मेहरबानी हमें उसके बारे में ज़रूर आगाह करना है। हमारे इंस्टा के अकाउंट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मोहब्बत शजर ममनूआ फलीह मछली के कलम से माखूज़ एक बहुत ही उम्दा कहानी है। एक बिगड़े हुए शख्स को जब अल्लाह पाक सँभालना चाहे और सीधा रास्ता दिखाना चाहे तो वो किस तरह से राह रास्त पर आता है। बहुत अच्छी और बहुत ही खूबसूरत दास्तान है।
किस नंबर 20 के साथ हाज़िर हैं। आप लोगों को अगर मेरी आवाज़ नहीं चाहिए तो म्यूट कर दें और वीडियो को थोड़ा-सा पॉज़ करके ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर लें। थोड़ी-सी कहानी बता देती हूँ क्योंकि ईसा जो है वो अब सनाबल को घर लेकर आ गया है और लेकिन सनाबल इस हद तक उससे मुतनफ़्फ़र हो चुकी हुई है कि हर बात में उसको रोना आ रहा है, उसकी हर एक चीज़ को वो कीड़े निकाल रही है और 1-2 बार तो उसने इब्राहिम साहब से उसकी क्लास भी करवा दी है। छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो उसकी वो नोट कर रही हैं और काफ़ी हद तक उसके साथ अब लड़ने के लिए हथियार भी उठा चुकी है। तो चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं इसकी एपिसोड 20। इस वक़्त बात तोहफ़े तोहफ़ की नहीं थी, बात इसकी ज़ात की अहमियत और हैसियत की थी। इसके वक़ार और इज़्ज़त की थी, मोहब्बत की थी, जो इसे सिर्फ़ नहीं मिल रही थी इसे। लेकिन अगर वो बुक्स की ऐनक उतार कर देती तो इस पर हकीकत वाज़ेह हो जाती। इस फ़ोन कॉल ने उसके अंदर इंतशार सा पैदा कर दिया था। उसे रोना आ रहा था और फिर वो ज़रा-सा भी वक़्त ज़ाया किए बगैर फूट-फूट कर रोती थी। ना वो मेरी इज़्ज़त करता है, ना कदर करता है। इसकी नज़र में मेरी कोई हैसियत नहीं है। मुझसे फिर गलती होगी, मुझे इससे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। वो दिलबर्दाश्ता थी और मुकम्मल खुदतरसी का शिकार हो रही थी। सूज़ी ने साफ घर को और अच्छी तरह साफ किया था। इसने दोपहर के लिए बहुत अच्छा सा लंच भी बना लिया था। पर सनाबल को कहाँ फ़िक्र थी? इसका ध्यान कहीं और ही था। अब वो संजीदगी से ईसा के मुतालिक तज़किया कर रही थी। वो मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आया। सबने सोचा कि शायद इसे पछतावा है और खुद मैंने भी यही सोचा कि वो मुझसे माफ़ी माँगेगा। लेकिन तीसरा दिन चढ़ने के बाद भी माफ़ी माँगना तो दूर, वो शर्मिंदा भी नहीं नज़र आया। वो ज़रा भी मेरी इज़्ज़त नहीं करता। इस बात का अंदाज़ा सिर्फ़ इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके जाने से पहले मुझे ज़रा बताना पसंद नहीं किया। अगर इसकी नज़र में मेरी थोड़ी-सी भी इज़्ज़त होती तो मुझे साथ लेकर जाता। दादा कह रहे थे कि इस मर्तबा वो तुम्हारा ख़्याल रखेगा। ख़्याल रख रहा है वो मेरा? इसी की लापरवाही से मैं नीचे गिरी हूँ। ना वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाता, ना मैं पीछे होती। अगर उसे मेरा ज़रा-सा भी ख़्याल होता तो शादी की सुबह मुझे छोड़कर ऑफ़िस ना जाता। सारा दिन मेरी तीमारदारी करता। और ऐसा नाश्ता रख कर गया था जैसे हमारे घर के नौकर भी नहीं खाते। और जिस तरह अपनी बेकरारी दिखाते हतमी फैसला सुनाते वो उसे यहाँ लेकर आया था, लग रहा था कि चाँद तारे तोड़कर कमरे में सजा देगा। लेकिन इसने तो एक फूल भी कमरे में लगाना पसंद नहीं किया। पसंद? ये लफ्ज़ सोचते सनातन का दिल बैठा। वो मुझे पसंद ही कब करता है? वो मुझ जैसी लड़की को पसंद कर भी कैसे सकता है? इसे तो फिल्स, लिज़ियाना जैसी औरतें पसंद हैं। इसकी आँखों से आँसू बहना शुरू हो चुके थे। वो शुरू ही से मुझे पसंद नहीं करता। बचपन ही से इसे मैं अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगती, खूबसूरत लगती, तो वो मेरी तारीफ़ करता। इसने आज तक मेरी तारीफ़ भी नहीं की। कब से मैं इसकी बीवी हूँ? कभी इसने अपनी चाहत नहीं दिखाई मुझे बीवी।
मुझे बीवी का दर्जा भी नहीं दिया। अगर इसकी नज़र में मेरी थोड़ी-सी भी चाहत होती, तो वो मुझे कभी नज़रअंदाज ना करता। अपनी चाहत दिखाता, मेरे लिए कुछ करता, तोहफ़े लाता, मुझे घुमाता-फिराता। लेकिन वो ऐसा करता ही क्यों? यकीनन मैं उसे इतनी बुरी लगती हूँ कि वो मुझे कहीं लेके जाना पसंद ही नहीं करता। वो लगातार रोते तज्ज़िया करते एक बात से दूसरी बात में चली जा रही थी। पसंद करे भी तो क्यों? वो कौन-सा मुझसे मोहब्बत करता है? सराबों के दिल में घूसा-सा पड़ा था। हाँ, ये सब एहसास वहाँ होते हैं जहाँ मोहब्बत हो और वो मुझसे मोहब्बत ही तो नहीं करता। अगर मोहब्बत करता तो बेकार भाई की तरह मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता। मुझे हर जगह लेकर जाता। ढेरों ज़ेवर पहना कर मुझे सँवारता। ज़ैद की तरह अपनी बीवी पर जान मारता। उसे सर आँखों पर बिठाता। अगर अगर ऐसे मुझसे मोहब्बत होती तो मोहब्बत मुझ जैसी लड़कियों के नसीबों में कहाँ होती है। ये तो ज़ोया सुंदर जैसी लड़कियों के लिए बनी है। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ? वो बेतहाशा रोते हुए एहसास महरूमी के एहसास ज़िया और खुदतरसी के समंदर में डूबती चली जा रही थी। ये सोचे बगैर कि वो इसकी हद से ज़्यादा इज़्ज़त करता है, अपनी ज़ात से भी ज़्यादा। ख़याल वो 3 दिन से इसका रख रहा है, इसका घर का कोई काम नहीं करने दे रहा है इसको। फ़िक्र वो इसकी फ़िक्र भी कर रहा है कि इसके डरने के सुनते ही वो भागा चला आया और सब्ज़ी का इंतज़ाम भी उसने इसी वजह से किया था। पसंद, वो इसे करता था, चाहत थी इसके दिल में। अगर इसके दिल में चाहत ना होती, तो वो कब का फिर से रिश्ता बना चुका होता। मोहब्बत भी वो इससे करता था, ना करता होता तो कब का जान छुड़ाकर भाग चुका होता। ये सारी बातें उसे नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जिस ज़हनी इज़्तिराब से गुज़र रही थी, वहाँ ईसा उसे ज़ालिम, जाबिर और खुद गर्ज़ नज़र आ रहा था। वो मिकाइल और ज़ैद के आईने में ईसा को फिट करके देख रही थी और यही वो गलती कर रही थी। उधर ईसा भी माफ़ी और मोहब्बत के इज़हार के लिए सही वक़्त का इंतज़ार कर रहा था। यही वो भी गलती कर रहा था। क्योंकि इन दोनों बातों के इज़हार के लिए कोई वक़्त मख़सूस नहीं होता। फ़िलहाल वो दोनों एक-दूसरे के जज़्बात और एहसासात से लाताल्लुक़ थे, क्योंकि वो एक-दूसरे से बात ही नहीं करते थे। मुख़्तसर बात भी तल्ख़ी की नज़र हो जाती थी। ईसा की छोटी-छोटी लापरवाहियों के सबब स्नाबल के अंदर सर्द मोहरे की चादर तन सी गई थी, जो ईसा को आगे बढ़ने से रोक रही थी। यही बातें सोचते इसका रोना हद से तजावुज़ करने वाला था कि सूज़ी की आवाज़ ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जो किया। ईसा फ़ौरन हथेली की पुष्ट से आँसुओं को साफ़ किया। सूज़ी हैरानी से उसे देख रही थी। फिर उसने स्नाबल के पाँव की तरफ देखा। आपकी तबीयत ठीक है? पाँव में दर्द हो रहा है? स्नाबल ने उसे देखा पर वक़्त अपने आँसुओं का बेहतरीन बहाना मिल गया था। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। ये कॉफ़ी। सूज़ी ने साइड टेबल पर कॉफ़ी का मग रखा। उसने कॉफ़ी मग को देखा। उसे कॉफ़ी पसंद नहीं थी। चाय भी वो मुश्किल 2 टाइम ही लेती थी। लेकिन घर वो चाय की पत्ती लेकर आता तो चाय बनती ना। ईसा कटहरे में खड़ा था और चुप करके एक और इल्ज़ाम इसकी फ़ाइल में लिख दिया गया था कि सूज़ी के बच्चे ने इसकी तवज्जो अपनी तरफ करवाई। वो शायद सब कामों से फ़ारिग हो चुकी थी, इसलिए ही इधर बैठ गई थी।
ये तुम्हारा बच्चा है? नहायत ही स्टूपिड सवाल उसकी ज़हनी कैफ़ियत का हाल बयान कर गया था। जी, सूज़ी ने हैरत छुपाते हुए जवाब दिया। ये तुम्हारे साथ हर जगह जाता है? हाँ, लेकिन क्यों? फिर अजीब सवाल। सूज़ी को वाक़ई इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं लग रही थी। ये छोटा है इसलिए ये मेरे साथ नहीं जाता है। तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है? मेरी डिवोर्स हो चुकी है। क्यों छोड़ दिया उसने तुम्हें? वो बड़े आराम से किसी भी किस्म की हमदर्दी जताए बगैर बेतासुर लहज़े में पूछ रही थी। ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकता था। क्या इसे तुमसे मोहब्बत नहीं थी? मोहब्बत तो वो मुझसे करता था, पर बच्चे की ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता था, जॉब करो, खर्च उठाओ। मैं जॉब करना नहीं चाहती थी, पर आज सोचकर अपने फैसले पर पछतावा होता है कि जॉब तो मैं आज भी कर रही हूँ। इस वक्त भी कर लेती तो फैमिली जुड़ी रहती। हम सामने नज़र आने वाली चीज़ों में खुश नहीं रहते, बस आगे की फ़िक्र करते हैं। वो कुछ और भी कह रही थी, पर सनातन सुन कब रही थी। वही खाली नज़रों से कहीं और देख रही थी। ज़हन में ज़ोया की बातें चल रही थी। वो आज भी वो आज को छोड़कर ना मिलने वाले कल के पीछे भाग रही थी, हर इंसान की तरह। सूज़ी को बात करते इसकी बेतवजही महसूस हुई थी। वो कब खामोश हुई, कब उठ कर गई, उसे पता ही नहीं चला। रात को भी वो इतने अच्छे डिनर को देखकर उसकी तबीयत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। ऐसे में फिर ज़ोया का फ़ोन आया था। उसने नीम दिली से फ़ोन उठा लिया था। क्या कर रही थी? पहला सवाल दागा गया। बस कुछ नहीं, बैठी हुई थी। अकेली बोर हो जाती होगी ना? यहाँ तो दिन है, तुम्हारी तरफ रात के 12 बजने वाले होंगे ना? जी। ईसा ठीक है? फ़ोन आया इसका? ये आम बात थी जो ज़ोया ने पूछी थी। लेकिन स्नाबल जिस कैफ़ियत का शिकार हो रही थी, ये बात उसके दिल पर ज़रब की तरह लगी थी कि इसने सिर्फ़ फ़ोन तक ही नहीं किया था। हेलो, क्या बात है स्नाबल? ईसा का फ़ोन नहीं आया? इसकी खामोशी पर ज़ोया ने पूछा। हाँ, बिज़ी होंगे, कर लेंगे। क्या मतलब? इसने अभी तक तुम्हें फ़ोन नहीं किया? हद हो गई। ऐसा तो कोई नहीं करता स्नाबल। हो सकता है कि कोई और उसकी ज़िंदगी में शामिल हो। मर्द हमेशा इन मामलों में ना नाकाबिले एतबार होते हैं। वो गहरी सांसों से सुन रही थी। वो कितना नाकाबिले एतबार था इससे बेहतर कौन जानता था। कल ही तो इस्लामी लड़की की बातें बड़ी खुशी से बता रहा था। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सो इस वक्त ना ईसा की बात तो करना चाह रही थी और ना ज़ोया की कॉल में इंटरेस्ट ले रही थी। फिर ज़ोया खुद ही सुंदस के बारे में भी बात करती रही और वो ख्वाहिब दिमागी से हूँ हाँ करती रही। फ़ोन बंद हो गया था। सोचते और फिर रोने के लिए उसने एक बहुत सारे मवाद जमा हो गया था उसके पास। ज़ोया की कही गई बातें किसी चक्की की तरह उसके दिलो दिमाग में चल रही थी। इसकी इस घर से, इस रिश्ते से
हर चीज़ से दिलचस्पी खत्म हो गई थी। बात तोहफ़े-तोहफ़े की नहीं थी, वो तो इसके पास भी बहुत थे। बात एहसासात की थी, मोहब्बत की थी, जो इसे ऐसा करता ही नहीं था। इज़्ज़त, वो जो इसे दे ही नहीं पा रहा था। वो अच्छी-खासी डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। इसको अपना आप गिरता हुआ महसूस हो रहा था और फिर वो खामोशी से वहीं बिस्तर पर लेट गई थी। उसी तरह खामोशी से बिना आवाज़ किए रो रही थी। आँसू तकिए को भिगो रहे थे। इसी हालत में इसकी आँख लग गई थी कि कान में मुसलसल बजने वाली बेल से इसकी आँख खुल गई थी। सामने लगी घड़ी में उसने वक़्त नहीं देखा था। इसके उठने और तवज्जो देने तक बेल बंद हो चुकी थी। वो सीधी होकर बैठी, मोबाइल फिर से बजने लगा था। इसने उठाकर देखा, आँखें खोलकर तवज्जो की। ये ईसा की कॉल थी। टाइम देखा, 1 से ऊपर का टाइम था। ये मलूना फ़ोन क्यों कर रहा है? वो भी इतनी रात की है। वो इस कॉल को इग्नोर कर देना चाहती थी, बंद कर देना चाहती थी, पर इसने फ़ोन उठा ही लिया था। अस्सलाम वालेकुम। उसकी चेक-ज़दा आवाज़ वो गूंजी थी। वो फिर से इससे सलामती नहीं भेजना चाहती थी। सलाम बंदा जवाब सलाम का जवाब तो दे देता है। सलामती ज़रूरी होती है और इस वक़्त तो मुझे सलामती की ज़्यादा ज़रूरत है तुमसे। दूर हूँ घर से, दूर हूँ, कुछ भी हो सकता है। वो शर्मसार आवाज़ में अपनी अहमियत जताते हुए बोला था। तुम्हें क्या होना है? उसकी लफाफे पे बेज़ारी से बोली। कोई हादसा पेश आ सकता है, मर सकता हूँ मैं। उसने जैसे हकीकत बताई पर साबिर ने इसकी जज्बाती बात से मरहूम हुए बगैर खामोशी इख्तियार की और इसी खामोशी ने मुकाबले को ज़रा संजीदा किया था। लम्हे पहले की शोखी ज़रा नीचे आई थी। मैं सीधे लफ्ज़ों में पूछूं कि तुम्हें मेरे मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? उधर स्नैपल ने गहरी सांस लेते हुए खामोशी को ही बेहतर जाना। इसम को इसकी खामोशी ने तकलीफ दी थी। ठीक है, ये मुझसे नफ़रत करती है, बहुत बुरा किया है मैंने इसके साथ। लेकिन इतना गैर रहम हूँ मैं कि इसको मेरी मौत से फ़र्क ही नहीं पड़े। वो भी दिल बर्दाश्त हुआ था, पर तर्क नहीं हो सकता था। मोहब्बत मैं इससे करता हूँ, वो मेरे से थोड़ी करती है। इसलिए कोई बात नहीं, वो मेरे बारे में ऐसी बातें सोच सकती है। ईसा ने इसकी तल्ख़ हकीकत को शहद के घूंट की तरह पीकर उसे बरियाज़्मा करार दे दिया था। तुमने ऐसे ही खामोश रहना है तो मैं फ़ोन बंद कर दूँ? सनाबल ने सर्द मुहरी से कहा था। ईसा सीधा हुआ कि मुबादा फ़ोन ही ना बंद कर दे। वो इससे बात करना चाहता था। कैसी हो? सनाबल ने कोई जवाब नहीं दिया। सब ईसा ने सब्र से बात को आगे बढ़ाना चाहा। पाँव की तकलीफ़ कैसी है? ठीक है, शुक्र है, जवाब आ गया था। ईसा की तबीयत खुली। खाना खा लिया था? वो अपने कई हल्के-फुल्के अंदाज में बातों का आगाज़ कर रहा था, ये जाने बगैर कि वो बेवक़्त ये बातें कर रहा है।
हाँ, 5 घंटे पहले ही खा लिया है। सनाबल ने जताया। हाँ, वो थोड़ा खज्जल हुआ था। क्या कर रही थी? डांस कर रही थी। जलकर जुमला उसके मुँह से फिसला कि वो बेसाख्ता हँस पड़ा। ये डांस करने का तक टाइम थोड़ी है। तो ये ऐसे सवाल पूछने का टाइम भी नहीं है। वो दो बोली बोली। तुम हँस क्यों रहे हो? इसकी आवाज़ तल्ख़ हुई थी। ये रात का टाइम है और हर इंसान रात के वक़्त सोता ही है। हाँ, रात के वक़्त इंसान सोता ही है, लेकिन इस वक़्त मैंने इसलिए फ़ोन किया है कि मैं इस टाइम फ़ारिग़ था और तुम भी इस टाइम कैसे सो सकती थी? क्यों? मैं इस टाइम क्यों नहीं सो सकती? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? कोई शक नहीं कि तुम इंसान नहीं हो, पर मैंने सोचा तुम फ़ारिग़ हो। सुबह भी देर से उठती होंगी, दोपहर को भी आराम कर रही होगी, तो इस टाइम तुम्हें कैसे नींद आ रही होगी? ये वज़ाहत सनाबल को तपा गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं इतनी फ़ारिग़ होती हूँ कि सोने के अलावा मेरे पास कोई टाइम ही नहीं है? वो गुस्से से बोली। ईसा मुहतात हुआ। मेरा कहने का वो मतलब। मैं जानती हूँ तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, कि मैं दुनिया की फ़ारूक और बेकार-तरीन औरत हूँ, है ना? वो उसकी बात काट कर बोली, तुम बिला वजह अपनी तरफ से नतीजे अख़ज़ कर रही हो। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बात कह दी। नाबिल एकदम खामोश हुई। सॉरी, उसके कारण ने क्या सुना था? तुमने दवाई ली थी? ईसा ने मौज़ू बदला। हाँ, ली थी। ईसा को तसल्ली हुई। जवाब आराम से आया था। सोज़ी ने क्या पकाया था? उफ़! नाबिल का दिल चाहा सीधी भाग जाए और दीवार में टक्कर मार दे। लेकिन इससे नुकसान तो इसका अपना ही होना था, सर अपना ही फटना था। वो इसका मसला नहीं समझ पा रहा था। इस टाइम वो किसी और की बात सुनना नहीं चाहती थी। वो इससे इस टाइम कुछ मोहब्बत भरी बातों की तलबगार थी। हेलो, इसकी खामोशी पर ईसा ने बोलकर इसकी मौजूदगी को चेक किया था। तुमने ये बातें पूछने के लिए फ़ोन किया तो बेहतर है कि मैं फ़ोन बंद कर देती हूँ। ईसा भी खामोश सा हो गया था। इसकी खामोशी पर वो फ़ोन बंद करने वाली थी कि वो बोल पड़ा। तुम्हें मेरा फ़ोन करना अच्छा नहीं लगा? बड़ी ही मायूसी से उसने ये सवाल पूछा था। इसका फ़ोन करना इसे इतना बुरा नहीं लगा था, जितने कि इसके सवाल बुरे लग रहे थे। पर वो खामोश नहीं थी। यही खामोशी ने ईसा को आगे बात ना बढ़ाने पर रोक दिया था। हालाँकि वो बात करना चाहता था। अब मज़ीद बात करने में मर्दाना आड़े आ रही थी। सो उसने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया कि तुम्हें नींद आ रही होगी। खुदा हाफ़िज़। दोनों ही अपनी-अपनी सोचों में गुम एक-दूसरे के बारे में तज्ज़ीह कर रहे थे। अब दोनों को ही नींद नहीं आने वाली थी। आपके ड्रेसेस कितने खूबसूरत हैं। ये वाला तो बहुत प्यारा है। सुज़ी ने कपड़ों को तय करने के बाद अलमारी में रखते हुए कहा। ओह! और ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इसने गुलाबी हैंगशुदा लिबास निकाल कर इसके सामने किया।
आज आप ये पहन लें। क्यों? नाविक को अचंभा हुआ। आज आपके हस्बैंड ने आना है ना, तो आप ये पहन लें, इन्हें अच्छा लगेगा। वो इस्तेज़ाइया हँसी। इसकी शक्ल तो मुकाबले को वैसे ही अच्छी नहीं लगती, तो ये कपड़े पहनकर कौन-सा उसने उसे जन्नत की हूर समझ लेना था। वो अजीब कैफ़ियत का शिकार हो रही थी। बचपन से जिस इंसान के छूने से वो घबराती थी, लेकिन पिछले 5 दिन से वो इसकी इल्तफ़ात के लिए भी तड़प रही थी। ये बेबसी की इंतहा थी। तभी सुज़ी को अपने बेटे के रोने की आवाज़ आई थी। वो बेड पर कपड़े रखते बाहर चली गई थी। स्नाबल ने कपड़ों को देखकर खामोशी से उठा दिया। वही कपड़े चेंज करने के बाद वो ड्रेसिंग के सामने थी। इसने होठों पर गहरी लिपस्टिक लगाए, शीशे को चेहरे चेहरे को शीशे में देखा। बेखुदी में उसने कपड़े पहन लिए थे, होठों पर लिपस्टिक लगा ली थी। आखिर मैं इसके लिए क्यों तैयार हो रही हूँ? हालांकि जानती हूँ कि उसे मेरी कोई कदर नहीं, तो फिर मैं क्यों उसके आगे भी अपने आप को बेवकूफ़ कर रही हूँ? क्या मुझे इसकी नज़रों में आने के लिए अपनी इज़्ज़त नफ्स को कुर्बान करना होगा? नहीं, मुझे अपना वक़ार ज़्यादा अज़ीज़ है। यही सोचते उसने हथेली की पुर्श से होंठों को साफ़ कर दिया था। वो लाउंज में आई थी, जब वो बुलंद आवाज़ में सलाम करता आया था। स्नाबल ने हमेशा की तरह सलाम का जवाब नहीं दिया था, ना दिल में कोई बीट मिस हुई थी। स्नाबल की नज़रों ने इसके हाथों को देखा था। हुँ, कोई तोहफ़ा नहीं लाया, इतना बड़ा तोहफ़ा थोड़ी लाएगा। शायद लगेज में हो। इसने खुद ही तस्दीक करते आस लगा ली थी। वो मुस्कुराए सूज़ी की तरफ बढ़ा था और उसके बच्चे को पॉकेट में से निकाल कर चॉकलेट दी थी। मैंने डिनर भी बना दिया है, सूज़ी ने इतला दी। हालाँकि आज रात के डिनर तक की बात तय नहीं हुई थी। ईसा ने इस सर्विस के लिए रकम पहले ही ऑनलाइन जमा करवा दी थी, लेकिन इसने वॉलेट निकाल कर सूज़ी को और पैसे दिए थे। वो लेने में मुताम्मल नज़र आ रही थी, लेकिन फिर ईसा के 2 बार कहने पर रख लिए थे। तुम डिनर हमारे साथ करती? नो थैंक्स, अब मैं चलूँगी। वो दोनों से मिलती चली गई थी। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर साथ डिनर करेंगे। वो मुस्कुराकर कहता इसके पास से चला गया था। वो फ्रेश होकर आया और वो डाइनिंग टेबल पर ही बैठी थी। ईसा ने खुद खाना टेबल पर लगाया था।
इकट्ठी 3 डिशेज़ बना ली सूज़ी ने। वो टेबल पर खाना रखते हुए बोला और उसकी तबीयत पूछने या मेडिसिन के बारे में पूछने से एहतियात बरत रहा था। कल रात की बातें वो भूला नहीं था। इसे महसूस हुआ था क्या क इन्हीं बातों से वो खफ़ा हो रही थी। उधर चावलों में चम्मच चलाते हुए यही सोच रही थी कि फ़ोन पर तो बड़ी तबीयत के बारे में पूछ रहा था, कि जैसे बहुत बहुत बड़ा हमदर्द हो और अब पूछ ही नहीं रहा। सूज़ी ने खाना अच्छा बनाया है, साबिर के नथने फूले। ईसा फिर वही गलती दोहराने जा रहा था। सूज़ी कैसी लगी तुम्हें? स्नाबिल का चलता हाथ रुका। पता नहीं इस बात का इस टाइम क्या मतलब था, लेकिन जो भी था, स्नाबिल के लिए इरिटेट था। ठीक है, उसने मुख्तसर जवाब दिया। अच्छी औरत है, अकेले अपने बच्चे को पाल रही है। वो बात करने की गर्ज से वो किसी और पराये में बात कर रहा था। स्नाबिल उसे किसी और पराये में ले रही थी। घर से फ़ोन आया था। स्नाबिल को गुस्से में आती कि ईसा ने कुछ और पूछ लिया। ज़ोया भाभी का आया था। वो सुनकर हल्का-सा सर हिलाने लगा। कल संडे में तुम्हारे पाँव की ड्रेसिंग करवा दूँगा। अब तो दर्द नहीं हो रहा तुम्हें? आखिर वो पूछ ही बैठा। ये पहली बात है जो उसने उसके बारे में की थी। नहीं, बेहतर है। वो ये कहते फिर से खामोश हो गई। फिर ईसा ने खुद ही बर्तन धोकर कॉफ़ी बनाई और वो वैसे ही बैठी थी जैसे यहाँ मौजूद ही न हो। ये इसका घर ही ना हो। ईसा इसे कनखियों से देखते हुए कॉफ़ी को कपों में उंडेल रहा था। ट्रे उठाई, वो इसके पास आया। कॉफ़ी पिएँगे और बातें भी करेंगे। दाएँ हथेली उसकी तरफ बढ़ाते उसने जैसे मुफ़ाहमत के लिए पहला कदम बढ़ाया था। स्नाबिल ने उसे देखा फिर उसके बड़े हाथ को। वो कुर्सी से उठती उसे इग्नोर करते आगे बढ़ गई थी। पर मीसा की भवें सिकुड़ी थीं और नथने फूले थे। ईसा को उसे इस तरह इग्नोर करके जाना अच्छा नहीं लगा था। वो तेज़ी से इसके आगे से गुज़रता कमरे में चला गया था। पटकने के अंदाज में इसने ट्रे को साइड टेबल पर रखा था कि कॉफ़ी छलक कर बाहर ट्रे में गिर गई थी। वो अपने बेड की साइड पर बैठा इसकी बात करने के इंतज़ार में था, लेकिन वो मुकम्मल लाताल्लुक़ होकर बैठी थी। थकावट के बावजूद अपने काम को छोड़कर वो इससे बात करना चाहता था, लेकिन तभी वो गुस्से से उठकर कॉफ़ी का मग लिए स्टडी में चला गया था। स्नैपल ने गर्दन मारी और कंबल ओढ़कर लेट गई। काफ़ी देर बाद वो कमरे में आया तो वो गठड़ी बने सो रही थी। कॉफ़ी का मग ऐसे ही पड़ा था। वो कुछ भी सोचे बगैर लाइट बंद करता लेट गया। सुबह उसकी आँख अपने टाइम पर खुली थी। स्नाबे को फ़िलहाल नमाज़ों की फ़िक्र नहीं थी और ये कोई अच्छी बात नहीं थी और ईसा के लिए ये बात हैरानकुन थी। वो उठकर आई तो वो वैक्यूम से लाउंज की सफाई कर रहा था। मुँह धो लो, मैं फिर नाश्ता बनाता हूँ। उसने वही बशाशत वाले अंदाज में कहा जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। स्नाबिल का मुँह खुल गया। मेरे चेहरे पर इतना बासीपन है कि इसे मेरा मुँह धुला हुआ लग ही नहीं रहा है। मैंने मुँह धो लिया है। उसने दाँत पीसकर आगाह किया। अच्छा, बैठो मैं आता हूँ।
फिर उसने हाथ धोकर नाश्ता बनाया था और उसको ये सारे काम करने में मुश्किल पेश नहीं आती थी। वो बचपन से काम करता आया था। वो इसके पहले ही अच्छा को लंबा करने से खफ़ा थी और नाश्ता देखकर तो और ही बदमज़ा हुई थी। तुम्हें और नाश्ता नहीं बनाना आता? नाश्ते की प्लेट में सामने आने पर उसने खालिस्तान शोहरों वाला सवाल किया था। नहीं, बस यही आता है। उसने बुरा मनाए बगैर मुख्तसरन कहा था। जी, तो ये हमारा नावल अभी जारी है सारी है। अब मुझे लगता है इनकी दोनों की बहुत अच्छी जंग होने वाली है। तो इंशाल्लाह मुझे इसको पढ़ने में वैसे मज़ा भी आ रहा है, देखते हैं कि क्या है। एंड आगे जाके स्टोरी और अच्छी हो रही है। चलें इनको फिर नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट में इसको पढ़ते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।